टैक्स हम दिए हैं, मंत्री लोग नहीं दिए हैं। मजदूर लोग, जो लोग हम लोग रोजगार किए, सैलरीड आदमी हैं, हम लोग टैक्स दिए। हमारा टैक्स का पैसा कहाँ खर्चा होगा, इस पर बोलने का अधिकार टैक्स वालों को भी है। आप जीएसटी कर दिए। जीएसटी का जो नियम कानून है वो छोटे छोटे हस्तशिल्पकारों के लिए भी लागू है। क्या वो छोटे छोटे हस्तशिल्पकार जीएसटी का GSTR 1, GSTR 2, GSTR 3, GSTR S क्या भर पाएंगे? कभी भी भर पाएंगे? कभी नहीं भर। कौन बनेगा? कोई फिर दलाल बनेगा। वो दलाल जो बोलेगा वही करेगा। हमको फिर से 1969 का पुराने हालत में लौटाया जा रहा है, जहां बड़े बड़े पूंजीपति घराना एक एक बैंक का मालिक होगा। ये लोग तय करेंगे भारत का आर्थिक व्यवस्था कैसे होगा, किसको फाइनेंस होगा, कहाँ जाएगा। बैंक प्राइवेट ना हो इसलिए डरना चाहिए कि आज जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक हैं वो लोग किस तरह से सर्विस दे रहे हैं, किस तरह से सर्विस चार्जेज वसूल रहे हैं आम आदमी से, उसको कंपैरिजन करिए सरकारी बैंकों के चार्जेस से। तो जो डेली कमाने खाने वाला है या छोटे बिजनेस करने वाला है, ठेला वाला है, खोमचा वाला है, सब्जी वाला है, क्या ये लोग उतना पैसा रख पाएंगे? तो अकाउंट ही नहीं होगा। तो जो जिम्मेदारी सरकार की भी है वो भी ख़त्म हो जाएगी। खतरा ये है कि जो राष्ट्रीयकृत बैंक है, राष्ट्रीयकृत बैंक का काम है राष्ट्रहित, और निजीकरण जब इसका हो जाएगा तो निजी हित में जाएगा। तो यह एक कॉरपोरेट हाउस के हाथ में जो पैसा रहेगा वो अपने हिसाब से इसको खर्च करना चाहेगा। वो आम जनता के लिए क्यों उसको खर्च करेगा? उसकी प्रायोरिटीज जहाँ होगी वहाँ खर्च करेगा। सबसे बड़ा खतरा यह है यहाँ के जनता के पैसा को कुछ चंद सरमाएदारों के हाथों में, कॉरपोरेट के हाथों में दे दिया जा रहा है। अगर डूबेगा तो DICGC जो रूल है ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख रुपया का बीमा है, उससे ज़्यादा नहीं है। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि घोष। एक समय था जब बैंकों को नेशनलाइज किया गया था, लेकिन आज जब देश 75वें स्वतंत्रता दिवस और अमृत महोत्सव मना रहा है, तो एक बार फिर से बैंकों को प्राइवेट करने के लिए अमेंडमेंट, जो बैंकिंग अमेंडमेंट बिल है वो लाने की तैयारी है। और आप लगातार देख रहे होंगे कि जो बैंक कर्मी हैं इसका विरोध कर रहे हैं। पहले बैंकों का विलय किया गया, लेकिन अब उससे भी बड़ा खतरा है। हमारे साथ ये तमाम अलग अलग बैंकों के बैंक कर्मी और संगठन हैं जो इसकी लड़ाई पूरे देश भर में लड़ी जा रही है। कई बार हमने गाहे आपको इसकी ये दिखाई भी है। तो आज हम बातचीत करते हैं कि कितना बड़ा खतरा है और बैंकों से ज़्यादा इस देश के आम आदमी को कितना बड़ा फर्क पड़ने वाला है। हालांकि अब बताने की ज़रूरत नहीं है कि जो जो सेक्टर धीरे धीरे प्राइवेट के हाथों में गया उसका क्या हाल है और उसका बोझ किस पर पड़ रहा है। सबसे बड़ा खतरा जो आज का विषय क्या है, क्यों जरूरी है बैंकों को प्राइवेटाइजेशन से रोकना? 19 जुलाई 1969 को हमारा जो है बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, और उसके तहत ही लगातार देश में प्रगति का जो दौर चला वो आज तक जारी है। मैं आपको बता दूं कि इस शीतकालीन अधिवेशन में संसद में एक बिल लाने की नाकाम कोशिश की जा रही है। हम चाहते हैं कि वो बिल ना आए, क्योंकि ये राष्ट्रहित में नहीं है, क्योंकि ये देश हित में नहीं है, क्योंकि ये आम जनता के हित में नहीं है। जिस तरह से लगातार बैंकों को, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को प्राइवेट करने की साजिश चल रही है, इसमें कहीं न कहीं कॉरपोरेट घरानों की राजनीति की बू आती है। मैं आपको बता दूं कि पिछले कुछ वर्षों में नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, विजय माल्या सरीखे लोग इसी सरकार के कार्यकाल में बैंकों से पैसा लेकर विदेश में जाकर भाग चुके हैं और वहाँ बैठे हुए हैं। हम चाहते हैं कि, हमारी पूरी जनता चाहती है, हमारे पूरा बैंकर चाहता है कि उन पैसों की वसूली उनसे की जाए, क्योंकि ये पैसा जो है आम जनता का है, गरीब किसानों का है, मजदूरों का पैसा है। ये लोग बाहर भाग के और वहाँ से जब वापस आएंगे सरकार के दबाव पर, तो बैंकिंग नियम के हिसाब से ये लोग सेटल करेंगे, और सेटल करने के बाद में कम पैसे पर, मामूली दाम पर, जो 20 करोड़, 25 करोड़, 50 करोड़, 2000 करोड़ रुपए ले भागे, मामूली रकम पर ये सेटल करेंगे, और आने वाले दिनों में ये हमारे बैंक के मालिक बनेंगे। सवाल ये है कि सरकार करना क्या चाह रही है, आपसे हम पूछेंगे। आप समाज सेवी भी हैं, देख रहे हैं, करना क्यों, क्या चाह रही है? आखिर हर कुछ प्राइवेट क्यों किया जा रहा है? थोड़ा सा आगे। ये दो अर्थनैतिक व्यवस्था का लड़ाई है।
प्रो पीपल अर्थनैतिक व्यवस्था, जिसके आधार होगा भारत जैसा देश में कृषि। अर्थात आप कृषि में कितना इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे और इन्वेस्टमेंट बढ़ा के ही कृषि का उन्नति होगा, तभी भारत का व्यापक जनसंख्या को आप एड्रेस कर सकते हैं। ये एक लॉजिक है। इसके विपरीत लॉजिक है मुट्ठी भर के पूंजीपतियों का लॉजिक, जो कॉरपोरेट दुनिया का लॉजिक है, जो चाह रहे हैं कि बड़े बड़े टेक्नोलॉजी और बड़ी बड़ी व्यवस्था, जमीन का लूट, पैसों का लूट, बैंक का इन्वेस्टमेंट में आप सुन रहे हैं स्टार्टअप, नए नए चीज। एक बात कोई खोल के बता दे, ये जो पिछले कई साल से चल रहा है कि मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ दिस? हम लोग चाहते हैं कि पानगढ़िया जी, मोदी जी, सीतारमन जी, इसको बताए जनता को, खोल के बताओ कि आपने क्या किया हो। किस लिए भारत में लगातार बड़े बड़े 7,000 करोड़ 8,000 करोड़ के फाइनेंस वाले लोग, और वो भी जो वाइब्रेंट गुजरात के समय फाइनेंस हुआ है कैटेगोरिकली, उसी लोग क्यों हो रहे हैं? कहाँ बाहर भाग रहे हैं? क्यों भाग रहे हैं? किसका साझेदार है? दुश्मन कौन है ये समझना पड़ेगा। दुश्मन कोई एक लल्लूपन जो बहुत छोटे से आदमी जो कोई जगह में हल्ला कर रहा है वो दुश्मन है, या जो लोग देश के इतने बड़े बड़े पैसे को साइफोनिंग करके बाहर ले जा रहे हैं। बार बार पेपर में आता है कि किसान के लिए इतना लोन राइट ऑफ हुआ है। हमें यह बताया जाए कि कॉरपोरेट दुनिया के लिए कितने लोन राइट ऑफ हुआ है, और भी एक बात, कितने सब्सिडी राज्य सरकार, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन, स्टील इंडस्ट्री, ये लोग इन कॉरपोरेट हाउस को दिए हैं। टैक्स हम दिए हैं, टैक्स हम दिए हैं, मंत्री लोग नहीं दिए हैं। मजदूर लोग, जो लोग हम लोग रोजगार किए, सैलरीड आदमी हैं, हम लोग टैक्स दिए। हमारा टैक्स का पैसा कहाँ खर्चा होगा, इस पर बोलने का अधिकार टैक्स वालों को भी है। आप जीएसटी कर दिए। जीएसटी का जो नियम कानून है वो छोटे छोटे हस्तशिल्पकारों के लिए भी लागू है। क्या वो छोटे छोटे हस्तशिल्पकार जीएसटी का GSTR 1, GSTR 2, GSTR 3, GSTR S क्या भर पाएंगे? कभी भी भर पाएंगे? कभी नहीं भर। कौन भरेगा? कोई फिर दलाल भरेगा। वो दलाल जो बोलेगा वही करेगा। इनके दाम बढ़ रहे हैं, ये लोग काम छोड़ के भाग रहे हैं, किसको लिए बेनिफिट? और आप बोल रहे हो कि हम लघु उद्यम को प्रोत्साहन दे रहे हैं। किस लघु उद्यम को प्रोत्साहन दे रहे हो? लघु उद्यम का प्रोत्साहन नहीं है, पब्लिक सेक्टर बैंक का प्रोत्साहन नहीं है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का प्रोत्साहन नहीं है। आप अगर सही चाहते देश का उन्नति, तो आप पब्लिक सेक्टर बैंक को स्मार्ट करते, मॉडर्नाइज करते, एडवांस करते। ये चांस आपके पास था, लेकिन आपने इस मौका को छोड़ दिया और सीधा सीधी कॉरपोरेट के साथ हाथ मिलाया कि भाई हम बैंक को बड़ी स्मार्ट स्लिक करके तुम्हें दे रहे हैं, तुम अभी पैसा कमाओ। अर्थात हमको फिर से 1969 का पुराने हालत में लौटाया जा रहा है, जहां बड़े बड़े पूंजीपति घराना एक एक बैंक का मालिक होगा। ये लोग तय करेंगे भारत का आर्थिक व्यवस्था कैसे होगा, किसको फाइनेंस होगा, कहाँ जाएगा। वर्तमान अभी खतरा क्या है, हमको वो मोटे तौर पर बताइए कि क्यों इससे मतलब लोगों को डरना चाहिए? लोगों कम को से कम बैंक प्राइवेट ना हो। बैंक प्राइवेट ना हो इसलिए डरना चाहिए कि आज जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक हैं वो लोग किस तरह से सर्विस दे रहे हैं, किस तरह से सर्विस चार्जेज वसूल रहे हैं आम आदमी से, उसको कंपैरिजन करिए सरकारी बैंकों के चार्जेस से। इसके साथ जो सामाजिक उत्थान का काम सरकार करती है, जिसमें जनधन हो, अटल पेंशन योजना हो, या तरह तरह की जैसे MSME की हो, एग्रीकल्चर सेक्टर में लोन देना हो, क्या आज आप देखिए तो निजी क्षेत्र के बैंक क्या इसमें हैं? निजी क्षेत्र के बैंक इसमें नहीं हैं, और है भी तो बहुत नॉमिनल स्थिति में है। वो नहीं चाहते कि सरकारी किसी योजना को हम लागू करें। तो आम जनता को जो आज सरकारी बैंकों से फ़ायदा मिल रहा है, वो फ़ायदा जो है वो नहीं मिल पाएगा। अब फ़ायदा इसलिए नहीं मिल पाएगा कि वो अकाउंट वहाँ रख ही नहीं पाएंगे। अब 5,000 से बढ़ाकर 15,000 अगर निजी क्षेत्र के बैंक कर देते हैं, तो आप बताइए आम मजदूर का जो निजी बैंक में 5 रुपये से पहले खाता खुलता था, अब तो वो भी सरकारी क्षेत्र में भी जो है अब बढ़कर वो जो है 1,000 से 2,000 हो गया। तो जो डेली कमाने खाने वाला है या छोटे
बिजनेस करने वाला है, ठेला वाला है, खोमचा वाला है, सब्जी वाला है, क्या ये लोग उतना पैसा रख पाएंगे? तो अकाउंट ही नहीं होगा। तो जो जिम्मेदारी सरकार की भी है वो भी ख़त्म हो जाएगी। अभी साथी ने बताया कि अब जो जनधन योजना वाले को भी फ़ोन रखना पड़ता है, तो उसे जो स्मार्टफोन रखना पड़ेगा। तो ये तमाम चीज़ें जो सामाजिक उत्थान का काम है वो ख़त्म हो जाएगा। और निजी क्षेत्र जो भी लोन देंगे वो उसी स्तर के लोगों को देंगे जो आज भी वो करते हैं। अभी ठेला वाला, खोमचा वाला को लोन देते हैं क्या? नहीं देते हैं। खतरा ये है कि जो राष्ट्रीयकृत बैंक है, राष्ट्रीयकृत बैंक का काम है राष्ट्रहित, और निजीकरण जब इसका हो जाएगा तो निजी हित में जाएगा। तो यह एक कॉरपोरेट हाउस के हाथ में जो पैसा रहेगा वो अपने हिसाब से इसको खर्च करना चाहेगा। वो आम जनता के लिए क्यों उसको खर्च करेगा? उसकी प्रायोरिटीज़ जहाँ होगी वहाँ खर्च करेगा। आज तक जो भी हम लोगों का डेवलपमेंटल काम हुआ है देश में, वो सब नेशनलाइजेशन के बाद हुआ है। जो ये राष्ट्रीयकरण इसका हो गया उसके बाद से ये पब्लिक के डेवलपमेंट के लिए, एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्रीज़ हो या सर्विसेज क्षेत्र में हो, सारे क्षेत्रों में पैसा लगाया गया और ये देश का सर्वांगीण विकास करने के लिए लगाया गया। लेकिन ये प्रायोरिटीज़ नहीं रह जाएगी। जब ये आम आदमी के हाथ में नहीं रहेगा, मतलब पैसा सरकार के हाथ में नहीं रहेगा, तो आम आदमी का डेवलपमेंट इसमें नहीं होगा। और ये जो कॉरपोरेट हाउस जो होंगे तो कॉरपोरेट हाउस उसका अपना हित देखेंगे। उस समय जो सरकार, आम आदमी का जो अभी खर्च किया जा रहा है वो बिल्कुल नहीं आएगा इस तरह से। और ये हम लोग समझते हैं कि ये जो चार्जेस भी जो है या बैंकिंग का जो नियम कानून जो है बैंक में, वो अपने हिसाब से तय करेंगे, वो अपने फायदे के हिसाब से करेंगे। 1969 में जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, उसके पहले बैंकिंग सेक्टर जो था वो क्लास बैंकिंग हुआ करता था, मास बैंकिंग नहीं। उसके बाद मास बैंकिंग शुरू हुआ, यानी कि शाखाओं का विस्तार हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सेवा पहुंचाया गया, उससे लोग लाभान्वित हुए। कृषि के क्षेत्र में, इस MSME के क्षेत्र में, छोटे छोटे दुकानदार, यहाँ तक कि स्कैवेंजर को भी लोन दिया गया उसके उत्थान के लिए। लेकिन अभी जो है इसके साथ साथ एक काम और हुआ जो राष्ट्रीयकृत बैंकों ने किया। वो क्या किया, तमाम जो सेविंग्स हमारे देश के हैं उसको धीरे धीरे जमा किया। और आप समझ सकते हैं, हम लोग सब जानते हैं, वो सेविंग्स कैपिटल के रूप में काम करेगा। और वो कैपिटल अभी चाहिए होगा ये कॉरपोरेट हाउस को। इसलिए उस दिन तो ले रहे हैं, अभी भी इस्तेमाल कर रहे हैं। बता रहा हूँ मैं, अभी लोन ले रहे हैं। अगर उनके मालिकाना हो जाएगा तो आप समझ लीजिए 40 से 50 लाख करोड़ रुपया के मालिक बन जाएंगे प्राइवेट हाथों सरमाएदार, जो पहले उतना नहीं था। यानी कि इस काम को पब्लिक सेक्टर बैंकों ने से करवा दिया कि लोगों का पूरा देश भर का सेविंग्स इंक्लूडिंग रूरल एरिया उसको जुटा लिया। बैंक का जमा जो था पहले 10 लाख करोड़ रुपया थे, 40 लाख करोड़ रुपया हो गया। नोटबंदी के हिसाब से सब आ गया। हाँ, तो 10 लाख करोड़ रुपया या 40 लाख करोड़ रुपया, उससे भी ज़्यादा ही होगा आकलन। तो अब उस पैसे का इस्तेमाल कौन करेगा? वही चंद घराने। और जिन लोगों ने बैंक को, पब्लिक सेक्टर बैंक को क्षति पहुंचाने का भरसक प्रयास किया, उसको लूटने का भरसक प्रयास किया। सबसे बड़ा खतरा यह है यहाँ के जनता के पैसा को कुछ चंद सरमाएदारों के हाथों में, कॉरपोरेट के हाथों में दे दिया जा रहा है। अगर डूबेगा तो DICGC जो रूल है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख रुपया का बीमा है, उससे ज़्यादा नहीं है। एक कोई भी बिजनेस में रिस्क मैनेजमेंट एक इशू है। पब्लिक सेक्टर बैंक का आस्था की जगह ये था कि इसका रिस्क मैनेजमेंट की जगह सरकार का गारंटी था। और आप ख्याल करके देखें, 1970 से अभी तक ये जो 50 साल की इतिहास है, ये बैंकों का नहीं, राष्ट्रीयकृत बैंक का नहीं, ये पीरियड है मध्यम वर्गीय रोजगारी आदमी का विकास हर फ्रंट में, इवन मीडिया में भी। मिडिल क्लास सेक्टर का एक बड़े सा विकास, एडुकेटेड सेक्टर का एक बड़े सा विकास, कृषि क्षेत्र में पूंजी का निवेश और विज्ञान और टेक्नोलॉजी का क्षेत्र में सरकारी निवेश, ये संभव हुआ था केवल मात्र नेशनलाइज्ड बैंक के कारण। आप जब इस सेक्टर को बंद करिएगा तो भारत की पूरी अर्थनीति, राजनीतिक व्यवस्था, सब कुछ कॉर्पोरेट परस्त हो जाएगी। तो अभी भी हो चुका है, वो हो चुका है, उससे भी डेंजरस, इससे भी डेंजरस। अभी तो आप वॉइस कर पा रहे हैं, उस दिन आप वॉइस भी नहीं कर पाइएगा, क्योंकि आपके पास रहेगा ही नहीं। व्यवस्था ही ऐसा होगा जो आपको सारी व्यवस्था उसी में चलना पड़ेगा। गुणगान गाओ, शेयर का दाम उठाओ चढ़ा पर देश का अर्थनीति रहेगा,
तो आम आदमी तो जिएंगे नहीं। आप अगर इन्वेस्टमेंट किए हैं उसी पर अगर आपका देखना है तो उसी पर काम होगा। ये व्यवस्था जो है, ये व्यवस्था एकदम सीधा सीधी जो समाजतांत्रिक या आम जनता का केंद्रिक व्यवस्था से कॉन्सेंट्रेटेड केंद्रिक पूंजी का व्यवस्था में चले जाएगा। आप देख ही रहे हैं शहर में जो जो कंपनी टुकड़ा में बांटा गया था वो कंपनी को फिर एक जगह में जमा किया जा रहा है। हम नाम नहीं ले रहे हैं, सब लोग को मालूम है। सब अभी फिर एक ही क्योंकि मोनोपोली का जो कानून देश की ही सरकार बनाया था जनता के आंदोलन का दबाव से कि मोनोपोली को कम करो, क्योंकि पूरे अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में मोनोपोली इकोनॉमी जो है एक भयंकर संकट का जन्म दे रहा था। उस जन्म से उभरने के लिए लोग डेमोक्रेटाइजेशन में आए। वो राजनीतिक दौर में भी डेमोक्रेटाइजेशन, आर्थिक दौर में भी डेमोक्रेटाइजेशन। अब आपके पास, हमारे पास, हीरा के पास, सुजा के पास पैसे ही नहीं रहेंगे, या पैसा रहेगा भी तो उसका वैल्यू नहीं रहेगा, तो हमारे पास रास्ते में खड़ा होके आंदोलन करने के अलावा कुछ रहेगा नहीं। वो ये बात बड़े सेक्शन अब लोग अभी समझ नहीं पा रहे हैं। लोग अभी सोच रहे हैं कि पैसे का माने जो आप सुन रहे हैं आर्थिक व्यवस्था में सुधार, आर्थिक व्यवस्था में सुधार माने लोग सोच रहे हैं और पैसा आएगा हाथ में, हाँ हम भी मित्सुबिशी कार में घूमेंगे, लेकिन ऐसा होने नहीं जा रहा है। ये एक बबल बना है, जो बबल का दिशाएं फट रही है आस्ते आस्ते। अभी तो खाली कोविड के बाद लोगों को इतना पता चला कि 4 करोड़ लोगों का नौकरी गया। हम लोग को ये पता है कि बैंक में इस बार कोई एम्प्लॉयमेंट है नहीं। स्टेट बैंक के बड़े साथी बैठे हैं, मैं बैंक ऑफ बड़ौदा से हूँ। हम लोगों का पूरा देश भर में कोई रिक्रूटमेंट नहीं है। ये भारत हम नहीं चाहते हैं। हम वो भारत नहीं चाहते हैं जहाँ किसान मरते रहेगा। हम वो भारत नहीं चाहते हैं जहाँ युवक काम नहीं करके राजनीतिक पताका लेके गुंडेगर्दी करेंगे। हम वो देश नहीं चाहते हैं जहाँ हमारे बच्चे लोन लेके पढ़ने जाएं और बाद में लोन भरते भरते उनका आधा जीवन बीत जाए। हम वो भारत चाहते हैं जहाँ हमारे बच्चे पढ़ाई लिखाई फ्री हो, उच्च शिक्षा तक सरकार पढ़ाए बच्चों को, और एक पढ़े लिखे समाज तैयार हो, जो समाज को रोजगार मिले, वो समाज रोजगार मिले, आज़ादी मिले, और जो डेमोक्रेसी मिले वो डेमोक्रेसी का प्रयोग करना सीखे, सही बात सही बोलना सीखे, कोई जुमलेबाजी पर ना चले, कोई विभेद में मत चले। देश के अंदर विभेद को लेके हम बढ़ावा देना नहीं चाहते हैं। हम देश के अंदर एकता चाहते हैं, देशभक्ति भी चाहते हैं। चलिए धन्यवाद। हालांकि बहुत इतना बड़ा विषय है कि इस पर अभी घंटों बात हो सकती है, इसलिए कि प्राइवेटाइजेशन हो या जो ये बात जिस भारत की बात कर रहे हैं उस पर भी चिंता हर किसी को है। बहुत लोग बोल रहे हैं, बहुत लोग चुप हैं, लेकिन बोलना तो पड़ेगा, इसलिए कि ये बात आपके और हमारे पेट, रोजगार और घर तक पहुंच चुकी है। इसलिए कि जिस तरीके से आप जिस भी सेक्टर में, सुबह हम आपको दिखा रहे थे कि देश के आज़ादी के पहली बार आवश्यक चीज़ों पर, चावल से लेकर आटा, दाल, दूध, दही, सब पर जीएसटी लागू हो गया है, और महंगाई फिर से बढ़ेगी, और बाज़ारों के हालात भी दिखाया। तो सभी सेक्टर की हालात वही है, और उस पर फिर से बात करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। अपने सहयोगी CH राममूर्ति के साथ मैं शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।